हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ दिया है कि लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वे समय के साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यह आप सभी को पता है। परिस्थितियों के अनुसार जो है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया इसमें कि अभी आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्ज़ाम के दृष्टि से कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ी हूँ ताकि यहाँ से हो सकता है कि मैं एक बार इसको पढ़ी हूँ, हो सकता है कि मेरे से कुछ छूट गया हो, क्योंकि जब हम कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो समझ भी नहीं आता, लेकिन जब वही चीज़ दोबारा पढ़ते हैं तो फिर हमारा दिमाग तुरंत काम कर जाता है कि हाँ, ये चीज़ काम की हो सकती है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं, चेर और मलयालम भाषा का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो देखिए, यहाँ से आपका एक फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि महोदयपुरम कहाँ स्थित है। ठीक है, महोदयपुरम ये आपको केवल एनसीईआरटी में मिलेगा, ये चीज़ आप कहीं देखे नहीं होंगे। महोदयपुरम की अवस्थिति ये कहाँ पर है, तो ये केरल में है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या करता ना कि 3-4 जगहों का आपको नाम दे देगा और मिलाने के लिए पूछ लेगा, मिलान करने के लिए दे देगा आपको कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रख करके चलना है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया, यानी ये जो महोदयपुरम था ये केरल में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 9वीं शताब्दी में। स्थापना 9वीं शताब्दी में। आगे है कि संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मलयालम केरल में बोला जाता है। ठीक है, शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। अब जाहिर सी बात है, जब वहाँ की यही भाषा है तो शासक लोग तो अपने अभिलेखों में जो लिपि लिखेंगे उसमें तो ये इस लिपि का यूज़ तो करेंगे ही। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो यहाँ से हमको कुछ भी याद नहीं कर, मतलब यहाँ से हमको जो फैक्ट लेना है वो ये लेना है, एक तो महोदयपुरम कहाँ है, केरल में है, और इस महोदयपुरम की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 9वीं शताब्दी में। ठीक है, बाकी आप ये सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। अब आगे आते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं मलयालम भाषा है, ये दिया गया है यहाँ पे। आगे है, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ
लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। फिर आगे है कि मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था, यानी इसके बारे में बात कर रहा है कि जो लीला तिलकम है ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और ये जो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है वह हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो लीला तिलकम है वो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और मणि प्रवालम शैली किसको कहते हैं? ये संस्कृत तथा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा यानी कि मलयालम के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है, यानी इन दोनों भाषाओं का उसमें प्रयोग किया गया है। जैसे आज देखते हैं ना आप कि ऊपर एक लाइन हिंदी दिया रहेगा तो उसका नीचे इंग्लिश दिया रहेगा, या इंग्लिश दिया रहेगा तो उसका ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर हिंदी दिया रहेगा। तो उस तरीके से क्या पता वहाँ मलयालम भाषा हो, ठीक है, मलयालम केरल का भाषा हो, और फिर इसका क्या किया गया हो कि नीचे संस्कृत में इसका व्याख्या किया गया हो, मतलब संस्कृत में इसको समझाया गया हो। जिसको संस्कृत में समझ में आएगी वो संस्कृत पढ़ेगा, जिसको हिंदी समझ में आएगी वो हिंदी पढ़ेगा, सॉरी मलयालम पढ़ेगा। तो इन पैराग्राफ में से अगर हम अपने नोट्सों में नोट करें तो क्या क्या हमको नोट करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपको यही करना है कि लीला तिलकम, लीला तिलकम, तिलकम ये क्या है? व्याकरण है। व्याकरण कहाँ का है? कहाँ का है? तब देख सकते हैं ये कहाँ का है, ये केरल का है, केरल का है, ठीक है। दूसरा, लीला तिलकम किस शैली में लिखी गई है? लीला तिलकम मणि प्रवालम, प्रवालम शैली में लिखी गई है। यदि आप यहाँ पर ये एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। अगर आप यहाँ एनसीईआरटी नहीं पढ़ते और लीला तिलकम दे देता और आपसे पूछ लेता कि मतलब किस भाषा किस शैली में लिखी गई है, तो मणि प्रवालम देता, ब्राह्मी दे देता, खरोष्ठी दे देता, तो आप क्या करते? अरामाइक दे देता। तो डेफिनेटली 100% आप या तो ब्राह्मी लगाते, ठीक है, या अरामाइक लगाते, या खरोष्ठी जो भी देता, एक और भी डाल सकता था उसमें, ठीक है, जैसे कि आपका एक और भी तो है संस्कृत। तो आप ना कन्फ्यूज जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आए कि मणि प्रवालम शैली मतलब जो लीला तिलकम है वो किस शैली में लिखी गई है, तो वो मणि प्रवालम शैली में लिखी गई है। और मणि प्रवालम शैली का मतलब क्या होता है? इस शैली का मतलब है कि संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा का साथ साथ या कह सकते हैं एक साथ प्रयोग किया जाना, ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि मलयालम शैली में हीरा मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, हीरा और मूंगा, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन फिलहाल हो भी सकता है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, तो इसे भी आप एक बार लिख लेंगे कि मणि प्रवालम, क्या पता दिमाग घुमा हो, थोड़ा सा पूछ ही लिया जाए। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया हीरा और मूंगा, तो ये है हीरा और मूंगा। मतलब हीरा का मतलब संस्कृत और मूंगा का मतलब क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। यहाँ अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ तो लीला तिलकम कहाँ का है? ये केरल का है। किस शैली में है? तो मणि प्रवालम शैली में है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा, जो कि दो भाषाओं की ओर संकेत करता है। किसकी तरफ? संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा। अब आते हैं, अब यहाँ पर दिया है या ये कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये आपको करने के लिए दिया है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ है कि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय।
ठीक है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो यहाँ से आपको 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। पहला, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पहले फैक्ट की, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पुरी कहाँ पर है। पुरी जगन्नाथ मंदिर, पुरी नहीं सॉरी, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कहाँ है, पुरी उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। और दूसरा जो फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि पुरी मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो जगन्नाथ मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो यहाँ पर विष्णु भगवान के रूप को पूजा जाता है। ठीक है, ये रेड ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो एक बार मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इससे आपको शायद दिख जाए। हाँ, दिख रहा है इससे। ठीक है, एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ, क्या पता ये आप लोगों को दिख ना रहा हो। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। मैंने लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो विष्णु भगवान के रूप को यहाँ पर पूजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ तो पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पर विष्णु के रूप को पूजा जाता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको ये पता ही होगा, जगन्नाथ मतलब शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, दुनिया का जगत माने दुनिया, नाथ मतलब मालिक, तो यहाँ तो है ही दुनिया का मालिक। आगे है 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ को प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो इसमें से आपको जो फैक्ट निकालने हैं, एक तो आपको ये निकालना है कि अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर बनवाया। ठीक है, और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किस राजा द्वारा स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त का मतलब होता है देख रेख करना, मतलब ये आप स्वयं वहाँ पर देख रेख करेंगे किसी व्यक्ति के स्थान पर, इसका मतलब ये होता है प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये थे अनंग भीम तृतीय। ध्यान देंगे ये तृतीय हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट देगा, ठीक है, सेकेंड देगा और थर्ड देगा। तो आपको पता है जब थर्ड दिया तो इसका मतलब कि 2 पहले भी आए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ऊपर तो हम सारी चीज़ें नोट करते हुए आए हैं ना। हाँ, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ आते हैं
राजपूत और सूरबीरता की परंपराएं। यहाँ दिया कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो आज भी हैं, यानी वर्तमान में भी हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। तो ये भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदेशों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया मगर पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ नहीं है आपका एग्जाम के लिए। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ये भी छोड़ दीजिए। आगे है, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं है। हाँ, सती प्रथा का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था? सती प्रथा ये एरड़ अभिलेख में है। एरड़, ये पूछा गया क्वेश्चन, एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप लिखें महिलाओं की स्थिति से सामाजिक, जब जहाँ भी आप सामाजिक स्थिति डालें उस काल में आप दिखा सकते हैं जहाँ पर ये ऐसी मतलब हुआ हो, ठीक है, गुप्त काल में से, तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि हाँ सती प्रथा थी। ठीक है, इसके साक्ष्य के रूप में आप ये डाल सकते हैं। बाकी ये सब तो आपको पता ही है, ये बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, ठीक है, राजस्थान, दिल्ली कहाँ है, ठीक है, तो ये सब मैप तो आपको याद ही होगा। ठीक है, इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो ये सब भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था।
जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। ठीक है, तो ये भी आप काट सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। ये भी छोड़िए। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया फैक्ट दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिली। यानी जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो देश में 6 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली थी, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो ये टोटल 9 हो गए हैं। ठीक है, ये तो उस टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अब हम देखें वर्तमान में तो 9 शास्त्रीय नृत्य, 9 प्रकार के 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये 9 कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर हम, ये मैं टोटल बता रही हूँ, अगर हम संगीत, नाटक अकादमी, अगर इसकी हम बात करें तो इसके द्वारा, अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्यों को शास्त्रीय, ये कह सकते हैं 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य का मान्यता प्रदान की है। ठीक है, अगर इन 8 की हम बात करें तो पहला है हमारा भरतनाट्यम, ये कहाँ का है आप सभी को पता है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, दूसरा है हमारा कथक, ये उत्तर पश्चिम मध्य भारत का है, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की है, ठीक है। तीसरा कथकली, ठीक है, ये कहाँ का है आप सभी को पता है, कथकली केरल का है, चौथा है हमारा कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है, ये है आपका उड़ीसा का है। ठीक है, पांचवा है हमारा मणिपुरी, ये तो नाम से ही लग रहा कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, छठा है हमारा मोहिनी अट्टनम, कहाँ का है आपका, ये भी केरल का ही है। ठीक है, सातवां है आपका सत्रिया, ये कहाँ का है, असम का है, इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और आठवां कहाँ का है आपका, ये है छऊ, ये पूर्वी भारत का है, ठीक है। एक मुझसे कहीं छूट रहा है या मुझसे कोई गलती हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है।
इसको हटाइए आप। ये जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश की है ना, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। और यहाँ पर उड़ीसी जो है, उड़ीसी, ये आपकी है उड़ीसा की, उड़ीसी। यहाँ पर अगर मैं कर दूँ 8वां, तो ये हो गया उड़ीसी, कहाँ की है, ये है उड़ीसा की, उड़ीसा की, ठीक है। और जो 9वां है, 9वां छऊ, ये छऊ है, ये है पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत की, ठीक है। तो इसी 9वें की मैं बात कर रही थी, और इस 9वें की बात मैं इसलिए कर रही थी कि छऊ को जो है ना, वो संगीत अकादमी ने इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसको शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है, सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे 9 हुए आपके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब वहाँ पर देगा ना कि संगीत अकादमी द्वारा छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है, तो आप ध्यान देंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि छऊ नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। किस कला रूप को शास्त्रीय नृत्य माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसीलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ से कुछ भी मतलब ऐसा है नहीं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ पर लिखा गया है, तो इसे भी आप देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आम तौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थीं और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। यहाँ आते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगंज जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। तो ये भी आप छोड़ दीजिए। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में
बाद वाले वर्षों में इन क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बहुशैली शैली कहा जाता है। ठीक है, बहुशैली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। तो अब यहाँ से जो हमको देखना है, एक तो ये देखना है कि बहुशैली का विकास कहाँ हुआ था। बहुशैली बसोहली शैली का विकास कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, अभी हमने देखा, ये देखिए ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है आधुनिक हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हिमाचल प्रदेश, आधुनिक हिमाचल प्रदेश, आधुनिक हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको देगा कि बसोहली शैली का संबंध है तो किससे है इसका संबंध, तो ये है लघु चित्रकला से, लघु चित्रकला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि रसमंजरी किसकी रचना है, किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, तो ये है, यहाँ पर देखिए दिया है भानुदत्त की रचना है। और एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था। तो ये ध्यान देंगे कब हुआ था, तो ये हुआ था 1739 में। ठीक है, तो यहाँ से इतने ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। एक तो ये भानुदत्त हो गए, ये नादिर शाह हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो यहाँ पर दिया है ना कांगड़ा, तो इसका संबंध किससे है, तो ये भी एक लघु चित्र है, पहाड़ी लघु चित्र है। कांगड़ा का संबंध किससे है, तो ध्यान देंगे ये है पहाड़ी लघु चित्र से। ठीक है, यहाँ पर इतना ही ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। किसको, तो ये लोग जो पलायन कर गए थे, पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन कर गए थे पहले, जब पतन होने लग गया चित्रकारी का। तो ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो ये छोड़ दीजिए आप। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। ठीक है, ये भी छोड़िए। अब है बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम से वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली
संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ये भी छोड़ दीजिए। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। तो ये भी छोड़िए, ठीक है, ये भी छोड़ सकते हैं। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो ये भी छोड़िए। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1886 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया, अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक आ गया आपका, जीत लिया, तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक फैक्ट नोट करने हैं अपने नोट्सों में, वो ये कि अकबर द्वारा, देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि बंगाल को 1856 में किसके द्वारा जीता गया था, ठीक है। तो ये जीता गया था अकबर द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि अकबर द्वारा बंगाल को कब जीता गया था, ठीक है। तो कब जीता गया था, तो 1856 में। तीसरा बन जाएगा कि अकबर द्वारा 1856 में किस क्षेत्र को जीता गया था। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, सिर्फ इतना ही शब्द है, 1856 में अकबर ने बंगाल को जीता, और आप देख सकते हैं इसे कई सारे क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। तो जीता था बंगाल को। तो आयोग भी यही करता है, आपको कुछ अलग से नहीं देता, उसी में से आपको घुमा फिरा के दे देता है, बशर्ते वो चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ आते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि मंगल काव्य साहित्य कहाँ से संबंधित है, यानी कैसे कहाँ का साहित्य है,
किस क्षेत्र का साहित्य है? मंगल साहित्य, मंगल काव्य साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? साहित्य है तो ये है आपका बंगाली क्षेत्र का, ठीक है, बंगाली क्षेत्र का। दूसरा बनेगा मंगल काव्य का, मंगल काव्य का संबंध है तो किससे है? तो ये है स्थानीय देवी देवताओं से, स्थानीय देवी देवताओं से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि श्री चैतन्य देव किस आंदोलन के नेता थे? किस आंदोलन के नेता थे, ठीक है। तो ये थे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में से आपका बना देगा कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे तो वो कौन थे? तो श्री चैतन्य देव यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। ये बंगाली साहित्य है, कौन? तो ये मंगल काव्य, ठीक है। किससे संबंधित है? तो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे श्री चैतन्य देव। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह के योगिक क्रियाएं किया करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र, ये छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कही सुनी जाती थीं, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो ये भी छोड़िए। अगला है पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। तो ये भी छोड़िए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतर के केंद्रों के रूप में काम आती थी। तो ये भी छोड़िए। अच्छा, यहाँ एक शब्द है पीर, फारसी भाषा का शब्द है ये। सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि पीर फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, ठीक है। यहाँ है प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाओं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। छोड़िए, इसमें भी कुछ नहीं है।
इस पीर श्रेणी के संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। ये भी छोड़िए, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु की कारीगर आदि के समर्थक से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांवों में छान छप्पर वाले झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। देखिए, ये कहानी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ये भी कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर 2 शब्दावलियाँ दी गई हैं, इनको आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है, कालू शब्द किससे संबंधित है? कालू, तो ये है तेली से, ठीक है। और कंसारी, कंसारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो कंसारी का मतलब है घंटा धातु के कारीगर, यानी ये घंटा धातु के कारीगर, धातु का घंटा ये बनाते थे, इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको इतना ही देखना है। जीववाद, यह मानना है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं, प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, ठीक है। इसका मतलब होता है, जीववाद का यही मतलब होता है। एक बार इसको आप देख लेंगे। 1-2 लाचा छप्परदार झोपड़ी, ये छोड़िए, इसके बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 लाचा या चौचाला होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद की याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छत 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। तो अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि दो चाला और चौचाला का संबंध किससे है? तो बंगाली छप्परदार झोपड़ी से है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि बांकुरा जिला कहाँ स्थित है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये सब चीज़ें छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो 2 चाला और चौचाला का संबंध किससे है? तो ये है आपका बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों से। ठीक है। और दूसरा बांकुरा जिला
कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, ये बांकुरा जिला कहाँ स्थित है ये भी देख लेंगे, और ये जो मछली वाली है तो ये आप छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप देख लेंगे, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये भी आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब यहाँ आते हैं, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद्धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये बनेगा कि बृहद्धर्म पुराण कहाँ का किस क्षेत्र का रचना है, किस क्षेत्र की रचना है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कहाँ की है, तो ये बंगाल की रचना है, बंगाल की। ठीक है, दूसरा कि बृहद पुराण, मैं कंफ्यूज जा रही हूँ, कुत्ते भौंक रहे ना, बहुत देर से भौंक रहे हैं, मैं वीडियो रोक रोक के बना रही हूँ, बहुत परेशान कर रखा इन्होंने। ये है बृहद्धर्म पुराण किस भाषा में लिखा गया है? तो ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका संस्कृत में, ये है संस्कृत में। ठीक है, बाकी ये आप छोड़ देंगे, किसने स्थानीय ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी, ये सब कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपको यहाँ से ध्यान देने वाली चीज़ थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, घरेलू उपयोग के लिए, अच्छा ये तो वो है, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय, ये भी आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये मिलान वाला तो आई होप कि इतने अच्छे तरीके से आप लोग अगर ध्यान दे करके पढ़े होंगे तो ये एकदम से कर ले जाएंगे आप तुरंत। ये जो बीज शब्द हैं इस पर आप ध्यान देंगे, शास्त्रीय, लघु चित्र, पीर, बोली, इनका मतलब क्या है। ठीक है, अभी जो याद है उसको करते हैं। लीला तिलकम कहाँ का था? ये केरल का ये साहित्य था, हमने देखा था। ठीक है, फिर है अनंत वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था, ये भी हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, और ये महोदयपुरम, ये कहाँ है? ये भी केरल का ही जगह है, महोदयपुरम, ये भी हमने देख लिया था। लघु चित्र, ये कांगड़ा है। बाकी आपका ये बच रहा है मंगल काव्य, ये है बंगाल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर चीज़ों को आप ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, तो जो ऐसे आएंगे ना क्वेश्चंस ऐसे मिलाने वाला, और कभी कभी तो क्या होता है कि यहीं से उठा करके डायरेक्ट दे देता है आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में, और ये वाला हमारा रहेगा लास्ट, ये 10वां इसमें लास्ट रहेगा। फिर हम 8वीं क्लास की NCERT स्टार्ट करेंगे, कल ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।